Good morning. Welcome to the education classes. दोस्तों, आपके सामने एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है उसी संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम शैक्षिक प्रशासन के नाम से जानते हैं, जिसे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, आपके सामने लेके आया हूँ। ये जो टॉपिक है वो डीएलएड के साथ साथ एनडीए यूजीसी नेट के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है। कई सारे एग्ज़ाम में नेट के इसके प्रश्न हम लोग को देखने को मिले हैं। तो डीएलएड के साथ साथ ये एनटीए यूजीसी नेट फॉर एजुकेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अर्थ क्या होता है, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है, तो हम लोग देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन दो शब्द हम लोगों को देखने को मिलते हैं। दोनों लगभग समानार्थी अर्थों में कहीं ना कहीं प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसके वजह से हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि जो शैक्षिक प्रबंधन है या जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है, एजुकेशनल मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ किसी संस्था विशेष तक सीमित रहता है, किसी संस्था विशेष तक ही सीमित रहता है, और साथ ही साथ में उसके जो बनाए गए रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी संस्था विशेष पर ही लागू किए जा सकते हैं। क्यों लागू किए जाते? कहीं ना कहीं संस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, या संस्था को उसके शैक्षिक लक्ष्यों को, या किसी विद्यालय के शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी विद्यालय के प्रबंध तंत्र के द्वारा बनाए गए जो नियम होंगे, जो कानून होंगे, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हम लोगों का शैक्षिक प्रबंधन। अब बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन की। तो शैक्षिक प्रशासन जो है, शैक्षिक प्रशासन किसी एक संस्था विशेष पर लागू ना होकर उस क्षेत्र विशेष में मौजूद विभिन्न सारी संस्था विशेष पर ये लागू होता है। अर्थात शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत जो नियम बनाए जाएंगे, जो कानून बनाए जाएंगे, जो भी गतिविधियां कराई जाएंगी, वो संपूर्ण क्षेत्र विशेष में मौजूद शैक्षिक संस्थानों, शैक्षिक क्षेत्रों पर इसको लागू किया जाएगा। अब इसको, इन दोनों चीज़ों को हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हम लोग जिस विद्यालय के छात्र हैं, मान लीजिए जीआरकेपी के हम लोग छात्र या छात्र हैं, तो यह हम लोगों का जो मैनेजमेंट है या जो प्रबंधन है, उसके बनाए गए जो रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ लागू होंगे? सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के कॉलेज पे लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे महाविद्यालय पे, औरई शहर के या किसी दूसरे महाविद्यालय पे उनके बनाए गए नियमों को लागू कर दिया जाएगा। जबकि जो शैक्षिक प्रशासन होगा, यानी इस विद्यालय, ये जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है या जिस भी डाइट से ये अटैच है, तो उस डाइट या उस यूनिवर्सिटी के बनाए गए नियम और रूल्स उस डाइट से संबद्ध रखने वाले जितने भी महाविद्यालय हैं, वो चाहे वो उरई शहर के हों, चाहे वो जहाँ के भी हों, उन सब पे ये लागू होगा। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि जो शैक्षिक प्रबंधन है, एजुकेशनल मैनेजमेंट है, वो एक संकुचित विचारधारा या किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित विचारधारा है, जबकि जो शैक्षिक प्रशासनिक विचारधारा है वो उस पूरे क्षेत्र में मौजूद, व्यापक स्तर पर मौजूद जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं उन पर लागू होने वाले नियमों का एक संगठन है। तो अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं शैक्षिक प्रशासन का अर्थ। तो इन दोनों का डिफरेंस के माध्यम से हमने बता दिया कि क्या होता है आपका शैक्षिक प्रशासन और क्या होता है आपका शैक्षिक प्रबंधन। अब यहाँ जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? शैक्षिक प्रशासन है। तो शैक्षिक प्रशासन, सबसे पहले इसके हम लोग अर्थ को जानेंगे। तो जो प्रशासन शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेटर शब्द का क्या है? हिंदी रूपांतरण है। और जो एडमिनिस्ट्रेटर शब्द है वो लैटिन भाषा के एड प्लस मिनिस्टर से मिलकर बना है, और जिसका अर्थ होता है कार्य करना, सेवा करना, देखभाल करना, व्यवस्था करना। तो और जब ये सभी कार्य शिक्षा से संबंधित किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं तो इस व्यवस्था को ही हम शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। अर्थात जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जो कहीं ना कहीं जिससे कहीं ना कहीं सेवा करने से समर्पित है या कहीं ना कहीं व्यवस्था करने से समर्पित है। जब किसी भी प्रकार की सेवा या किसी भी प्रकार की देखभाल या किसी भी प्रकार की व्यवस्था शैक्षिक क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्रों में की जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस व्यवस्था को शैक्षिक प्रशासन बोल सकते हैं। मान लीजिए शिक्षकों के क्षेत्र में कार्य किए जाना, तो शिक्षकों का क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? शैक्षिक क्षेत्र हो जाएगा। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में कार्य किए जाना है तो पाठ्यक्रम का क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? वो भी शैक्षिक क्षेत्र है ना। विद्यार्थियों के क्षेत्रों में कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम को उनको बेहतर बनाया जा सके, किस प्रकार से उनको बेहतर से बेहतर शिक्षण कार्य किए जा सकते, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी शैक्षणिक क्षेत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि शैक्षिक प्रशासन हम उसे कह सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्रों में किए जाने वाली जो भी व्यवस्था है, जो भी देखभाल है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन का बनाना है, वो सब क्या हो जाएगा हम लोग का? वो शैक्षिक प्रशासन
प्रशासन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा प्रशासन पूर्णतः शिक्षा से ही संबंधित होता है। सामान्यतः प्रशासन का अर्थ व्यवस्था से लगाया जाता है और व्यवस्था वह साधन है जिसके द्वारा किसी संस्था किसी संगठन का सुचारू एवं बेहतर ढंग से संगठन किया जाता है या बेहतर ढंग से व्यवस्था उसमें की जाती है। तो मैंने बताया कि जो शिक्षा प्रशासन है वो पूर्ण रूप से किस संबंधित है, शिक्षा संबंधित है। तो और प्रशासन में कहीं ना कहीं व्यवस्था में लगाया जाता है, तो उस शिक्षा प्रशासन वह व्यवस्था हो जाएगी जिसके द्वारा किसी संगठन का संचालन सुचारू ढंग से किया जा सके, बेहतर ढंग से किया जा सके तथा उस संगठन विशेष के शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकते। आगे बढ़ते हैं। अब ये शैक्षिक जो प्रशासन है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कोई नई विचारधारा नहीं, आज से 100 साल पूर्व की ये विचारधारा है कि आज से 100 साल पूर्व भी ये व्यवस्थाओं के काम कहीं ना कहीं किए जाते। तो शैक्षिक प्रशासन का आधुनिक संप्रदाय। अब आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक जो प्रशासन है वो प्राचीन कालीन प्रशासन से लेकर वर्तमान समय तक के काल में इसको व्यापक रूप से 4 खंडों में डिवाइड किया गया है। एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जो है प्राचीन काल के संकुचित अर्थ से लेकर वर्तमान समय के व्यापक अर्थ तक आने में 4 कालखंडों में बांटा गया। प्राचीन काल में कैसा था, ये संकुचित रूप से था। जो मैंने बताया था कि जो जैसे प्रबंधन बताया था मैंने, क्या है वो संकुचित रूप है, जबकि प्रशासन क्या है, ये व्यापक रूप है। तो संकुचित रूप से व्यापक रूप तक आने में इसको 4 कालखंडों में बांटा गया। आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला कालखंड था वो 1900 से लेके 1935 तक का ये कालखंड था, यानी जो 19 से लेकर 1935 तक का जो कालखंड था। तो इस कालखंड में क्या रहा, तो इस कालखंड की ये जो विशेषता रही, इसमें किबरियाओ नामक एक जो व्यक्ति हुए हैं या जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति, इन्होंने क्या कहा, इसको पारंपरिक युग कहा तथा साथ ही साथ में कुछ विद्वानों ने या कुछ और अन्य लोगों ने इसको प्राचीन युग के नाम से संबोधित किया। सबसे पहली व्यवस्था थी तो इसको क्या जाना गया, उस व्यवस्था के आधार पर इसको प्राचीन युग नाम दिया गया या फिर पारंपरिक युग नाम दिया गया। अब इस युग में क्या क्या हुआ था, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन संबंधित नीतियों का परफॉर्मेंस के रूप में कहीं ना कहीं कि प्रशासन की जो नीति बनाई गई उसका क्या परफॉर्मेंस है, इस आधार पर कहीं ना कहीं इसमें सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, या जो प्राचीन संगठन है उनके कौन कौन से सिद्धांत बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं। तो इस जो विचारधारा थी, इस कालखंड के अंतर्गत 2 सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। ये हम लोगों का एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत या वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत, इसको हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है वो दिया गया विलियम्स टेलर के द्वारा। ये ऐसे पूछ लिया जाता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जो पिता बोला जाता है वो बोला जाता है टेलर को बोला जाता है, या विलियम्स टेलर, या फिर टेलर नाम हम लोग याद रखेंगे। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। तो इनका पूरा काफ़ी विस्तृत रूप का इनका सिद्धांत है, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ इनके सिद्धांत के विषय में इतना ही हम लोग जानेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जो सिद्धांत है वो टेलर के द्वारा। वैज्ञानिकता क्या होती है, कहीं ना कहीं नियमों को, कानूनों को व्यवस्थित आधार पर कहीं ना कहीं नीतियों का निर्धारण करना। यही तो साइंस हम लोग, या प्रयोग के आधार पर जिसको हम लोग सिद्ध कर सके। तो प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, व्यवस्थित प्रक्रियाओं के क्रम में कहीं ना कहीं करते हैं। तो टेलर का जो सिद्धांत था वो किसके आधार पर था, वो वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसका, टेलर का सिद्धांत कहलाया। दूसरा जो सिद्धांत इस कालखंड में आया वो आया मैक्स वेबर का सिद्धांत। जर्मन शिक्षा शास्त्री थे ये, जर्मन समाजशास्त्री थे, सोशलॉजिस्ट थे ये, मैक्स वेबर जिनका नाम हम लोग बोलते हैं। तो मैक्स वेबर ने दिया है प्रशासन में नौकरशाही सिद्धांत या ब्यूरोक्रेटिक्स थ्योरी भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी भी बोल सकते हैं इसको। तो प्रशासन में नौकरशाही सिद्धांत का किसने वर्णन किया, ये मैक्स वेबर के अंतर्गत किया गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत टेलर के द्वारा दिया गया और नौकरशाही सिद्धांत ये किसके दिया गया, मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कालखंड था, दूसरा कालखंड का जो टाइम पीरियड था वो 1935 से लेकर 1950 तक, यानी 1935 से लेकर 1950 तक का जो कालखंड था वो क्या था, दूसरा कालखंड था। इस कालखंड को संक्रमण काल माना जाता है ना। इस कालखंड को संक्रमण कालखंड माना जाता है। और जो ओवस नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, ओवस नाम के प्रशासनिक कहीं ना कहीं विद्वान हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, इसको मानवीय संबंधों पर आधारित आंदोलन बताएं। तो ये इसकी क्या कहीं ना कहीं संक्रमण काल, अब इसमें कहीं ना कहीं मानवीय संबंधों को भी इसमें जोड़ दिया गया। तो ओवस नाम के में कहीं ना कहीं
इसमें क्या था, इसमें जो संरचना और प्रक्रिया पर ध्यान देने की, इसमें सिर्फ और सिर्फ संरचना पर या सिर्फ प्रक्रिया पर बल ना देकर मानवीय संबंधों को भी जोड़ा गया। जैसे जो टेलर का सिद्धांत था वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ इस बात पे बल देता था कि कैसे भी किसी भी चीज़ को हम वैज्ञानिकता के आधार पर सिद्ध करें, फिर वो चाहे मानव हित में हो या मानव अहित में हो, बस, है ना। जबकि इस कालखंड में क्या, इसको कहीं ना कहीं संक्रमण काल माना गया और इसमें कहीं ना कहीं मानवीय संबंधों पर भी बल दिया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड टाइम पीरियड है वो था 1950 से लेकर 1975 तक, यानी 1950 से 1975 तक का जो कालखंड है। तो इस कालखंड को इस काल को ओवंस महोदय ने संस्थागत व्यवहार युग के नाम से पुकारा और यह था प्राचीन युग और मानव संबंध युग का संश्लेषण या मिला जुला रूप था। तो ये जो कालखंड था वो कैसा कालखंड था, ये संस्थागत व्यवहार का युग नाम से इसको पुकारा गया। कहीं ना कहीं इसमें जो संस्थागत या कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, कहीं ना कहीं इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाने लगा। तो इसमें क्या था, दोनों संबंधों का मिला जुला रूप था। पहला वाला में सिर्फ और सिर्फ किस पे बल देता था, सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता बल देता। दूसरा वाला क्या, कहीं ना कहीं मानव संबंध को इसमें शामिल करी। तो ये जो था इसका मिला जुला रूप था या कहीं ना कहीं संश्लेषण था। संश्लेषण क्या होता, कहीं ना कहीं दो चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद में जो एक निष्कर्ष रूप निकल के आता है या उस निष्कर्ष रूप में जो नई विचारधारा बनती है वो हम लोग की संश्लेषण कहलाती। तो ये क्या था, इसका मिला जुला रूप था। और आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो चौथा कालखंड था 1975 से लेके अब तक का कालखंड, यानी जो अब वर्तमान समय में चल रहा है 1975 से लेके 2020 तक की जो कालखंड चल रहा, इसमें क्या हो गया, इस समय तक आते आते प्रशासन ने एक व्यापक रूप धारण कर लिया और प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक बातें जैसे कार्य व्यवहार, संस्थागत विरोध, प्रेरणा, वातावरण, नेतृत्व आदि बातों को भी प्रशासन में शामिल कर लिया। यानी अब जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस प्रशासनिक व्यवस्था में सारी चीज़ों को भी समाहित कर लिया कि कार्य व्यवहार किस प्रकार से कार्य व्यवहार होगा, यानी किस प्रकार से कार्यों को कराया जाना होगा। संस्थागत विरोध, मान लीजिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन किसी संस्था के द्वारा या किसी शैक्षिक संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है, उससे जुड़ी हुई जो अन्य संस्थाएं हैं वो इसमें विरोध कर सकती हैं। मतलब मान लीजिए पीएनपी फॉर एग्जांपल, पीएनपी है जो हम लोग की कहीं ना कहीं बीटीसी या डीएलएड को लेकर कहीं ना कहीं सारे कार्यों को संचालित करती है। तो पीएनपी के द्वारा ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाने लगे जो कहीं ना कहीं किसी छात्र अहितों के को लेके हों या कहीं ना कहीं किसी विद्यालयों को लेके हों, तो संस्था जो है कहीं ना कहीं इसमें अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकती। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये क्या हो जाए, कहीं ना कहीं ये बातें इसमें शामिल कर ली गई। और वातावरण, नेतृत्व, कहीं ना कहीं नेतृत्व शैली पर भी बल दिया लगा। तो वर्तमान समय में ये चौथा कालखंड है। तो पहला जो हम लोग को इसमें इससे जो हम लोग का प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है, प्रशासनिक व्यवस्था को कुल कितने कालखंडों में बांटा गया, कुल 4 कालखंडों में बांटा गया। कौन कौन से, 90 से 35, 1935 से 50, 50 से 75 और 75 से वर्तमान समय तक। आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। लूथर गुलिक नामक एक शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था के व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था का विश्लेषण करके इसे पोस्ट डोकोरप नामक 7 सूत्रों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। जो लूथर गुलिक नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने 7 एलिमेंट्स के माध्यम से, जो 7 तत्वों के माध्यम से इस शैक्षिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया। तो इनका ये सूत्र था, आप चाहें तो सूत्र भी नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। POSDCORP या पोस्ट डोकोरपी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये 7 एलिमेंट्स कौन कौन से थे, जैसे पी से क्या होता है, प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स होता है हम लोग का योजना बनाना, अर्थात किसी भी क्षेत्र विशेष में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं योजना बनाने का काम करेंगे, प्लानिंग करने का काम करेंगे, किस प्रकार से कार्यों को संपादन किया जाना है। दूसरा होता है ओ से ऑर्गेनाइजेशन या कहीं ना कहीं संगठन करना, संगठित करना या संगठन करना। संगठन जैसे कई सारी चीज़ों को एक रूप में, एक सूत्र में बांधना या एकत्रित करना। तीसरा हो जाएगा एस हो जाएगा यानी स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स हो जाएगा हम लोग का नियुक्त करना। नियुक्त करने से सेंस यहाँ पे आएगा, जैसे नियुक्ति हम लोग बोलते हैं अपॉइंटमेंट, यहाँ पे इसको बोलें स्टाफिंग। स्टाफिंग में हो जाएगा हम लोग का नियुक्त करना। नियुक्त होता क्या है, किसी को कार्यों को बांटना कि संबंधित व्यक्ति इस कार्य को करेगा, संबंधित व्यक्ति इन कार्यों को करेगा, संबंधित व्यक्ति। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का नियुक्त करना। डी हो जाएगा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग यानी निर्देश देना या कहीं ना कहीं जो जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया उनको किस प्रकार से निर्देश दिए जाएंगे कि किस प्रकार से कार्यों को आयोजित करना है, किस प्रकार को कार्यों को संचालित करना है एक बेहतर शैक्षणिक प्रशासन व्यवस्था को बनाने के लिए। थर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का CO। टोटल अगर हम लोग उसमें देखें तो 8
वर्ड्स हैं, लेकिन सीओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन। सीओ मिला के क्या बनाया इन्होंने, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है तो हम लोग का समन्वय करना, या जैसे हम लोग बोल सकते हैं तालमेल स्थापित करना या तालमेल बनाना, कि जो भी लोग इसमें नियुक्त किए गए हैं, जो भी संगठन है या जो भी योजना बनाई गई है, उन सारे लोगों के बीच में तालमेल का होना बहुत आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कक्षा में एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है, तो वो शिक्षण कार्य किन लोगों के मध्य चल रहा है, वो उसमें छात्र भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, साथ ही साथ में शिक्षक भी इन्वॉल्व है। तो तब तक दोनों लोग कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बनाएंगे या दोनों लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तब तक बेहतर शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सेम उसी प्रकार से एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को बनाने के लिए उस प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल प्रत्येक व्यक्तियों के मध्य कहीं ना कहीं तालमेल को स्थापित करना बहुत आवश्यक है। तो तब कहीं जाकर मान लीजिए कोई विद्यालय है, उस विद्यालय में 10 शिक्षक कहीं ना कहीं शैक्षिक कार्यों को आयोजन करते हैं या कहीं ना कहीं शैक्षिक कार्य करते हैं। अगर उन सारे टीचर्स के बीच में तालमेल नहीं होगा, अपनी अपनी विचारधारा सारे अलग बनाए रहे होंगे, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं विद्यालय सुचारू रूप से बेहतर ढंग से संचालित नहीं किया जा सकता, विद्यालय में तमाम प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों को बेहतर ढंग से नहीं चलाया जा सकता। तो सेम उसी प्रकार से शैक्षिक प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए लोगों के मध्य में तालमेल होना बहुत जरूरी है। लास्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाए, लास्ट हो जाएगा हम लोग का आर। आर से सेंस है हम लोग का रिपोर्टिंग। रिपोर्ट मीन्स होता है हम लोग का प्रतिवेदन तैयार करना या प्रपोजल तैयार करना या रिपोर्ट तैयार करना, कि इन सारे लोगों के मध्य जो तालमेल बनाकर जो कार्य किए गए, जो योजना को लागू किए गई, उस योजना की क्या रिपोर्ट रही, उस योजना का क्या निष्कर्ष रहा, उस योजना का क्या फाइनल रिपोर्ट निकल के आई, कि किस प्रकार से शैक्षिक व्यवस्था जो है, प्रशासनिक व्यवस्था सफल रही, असफल रही। सफल रही तो उनके किन कारणों से बेहतर ढंग से काम किया उसने, असफल रही तो उसके क्या कारण है, और बेहतर इसमें किस प्रकार से उसमें क्या अपडेशन की जरूरत है। तो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। और लास्ट आ जाएगा हम लोग इसमें बजटिंग या फिर बजट निर्माण। बजट से पता है कहीं ना कहीं आर्थिकता से संबंध है, कहीं ना कहीं क्या इसका रूप होगा, कितना पैसा खर्च होगा, किन किन मदों में क्या क्या सारी चीज़ें। तो ये एक बेहतर शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए मार्टिन लूथर भी नाम आता है, लेकिन लूथर गुलिक के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। लूथर गुलिक नाम के एक व्यक्ति के द्वारा पोस्ट डोकोरम नामक 7 एलिमेंट्स के एक सूत्र का प्रतिपादन किया गया। तो इनका नाम पूछा जा सकता है, इन सूत्र को पूछा जा सकता है, साथ ही साथ में इन सूत्र में से किसी भी एक वर्ड का मीनिंग पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से सर हेनरी फेयल ने शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को 5 भागों में बांटा। लूथर गुलिक ने बांटा 8 पॉइंटों में, और जो हेनरी फेयल महोदय हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बांटा कितने पॉइंटों में, 5 पॉइंटों में बांटा। पहला कौन सा है इनका, नियोजन, सेम है यानी प्लानिंग करना। दूसरा यानी व्यवस्थापन यानी अरेंजमेंट करना। तीसरा इन्होंने समादेश यानी कहीं ना कहीं ऑर्डरिंग या ऑर्डरिंग बोल सकते हैं हम लोग, इनको ऑर्डर जारी करना, जैसे इसमें दिया निर्देश तो कहीं ना कहीं उसमें ऑर्डरिंग बोल सकते हैं हम लोग, और समादेश यानी ऑर्डरिंग। चौथा इन्होंने बताया समन्वय, या फिर यानी इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन, जो इन्होंने जो बताया होता है, इन्होंने भी समन्वय को इसमें शामिल किया। लास्ट इन्होंने बताया कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण। तो हेनरी फेयल के द्वारा 5 पॉइंट में बांटा गया, और लूथर गुलिक के द्वारा 7 पॉइंटों में इसको बांटा गया, सूत्र इनका दिया गया। तो यहाँ से भी हम लोग का प्रश्न बन सकता है कि हेनरी फेयल के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को कितने कार्य बांटा गया, तो 5 पॉइंटों में इसको बांटा गया। अब आते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात में, कि जो शैक्षिक प्रशासन है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। सारे लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं और डीएलएड 4th सेमेस्टर के जो भी आने वाले स्टूडेंट हैं या जो भी लोग हैं, वो अपने अनुसार कहीं ना कहीं एक डेफिनेशन को इसमें लिखने का प्रयास करेंगे, कि मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया उस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था की क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन दी है, मैंने अपनी खुद की भाषा की डेफिनेशन देने का प्रयास किया है, तो अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ से आप लोग भी इसमें अपनी मेंशन करेंगे। शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी संस्था, किसी संगठन विशेष के द्वारा संपूर्ण क्षेत्र विशेष के लिए एक समान नीतियों का निर्धारण इस उद्देश्य से किया जाता है कि शैक्षिक लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके। यानी जो शैक्षिक प्रशासन है एक ऐसी व्यवस्था प्रणाली है जिसमें किसी संस्था या संगठन विशेष के द्वारा उस संपूर्ण क्षेत्र विशेष में मौजूद संस्थाओं के लिए एक समान नीतियों का निर्धारण किया जाता है। नीतियाँ क्या होंगी, एक समान होंगी। जो भी नीति आई, वाली यूनिवर्सिटी से कोई नीति आई तो क्या आएगी, संपूर्ण जिले के महाविद्यालयों के लिए वो एक समान रहेगी। ऐसा नहीं कि उरई के लिए अलग रहेगी, जालौन के लिए अलग रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो किसी एक समान नीतियों का निर्धारण इस उद्देश्य से करना कि शैक्षिक लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके। आगे बढ़ते हैं।
शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता या नीड ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता को लेकर मैंने 4 पॉइंटों का वर्णन किया है। जैसे पहला है, प्रशासन किसी भी शैक्षिक संगठन अथवा किसी भी संस्था को उसके आदर्शों, उसकी सफलता एवं उसके उद्देश्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। यानी जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन जो व्यवस्था है, वो किसी भी संगठन को, किसी भी संस्था को उसके जो आदर्श हैं, उसकी जो सफलता है, उसके जो उद्देश्य हैं, उस तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। यानी हर संस्था के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, हर संस्था के कोई ना कोई आदर्श होते हैं, और कहीं ना कहीं हर संस्था ये चाहती है कहीं ना कहीं उसे सफलता हासिल हो सके। तो जो बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था है उसका काम यही होगा कि उस संस्था के आदर्शों को, उसकी सफलता को, उसको उद्देश्य तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करें। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। एक अच्छा प्रशासन व्यवस्थित एवं श्रेष्ठ कार्य के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। जाहिर सी बात है, एक बेहतर जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी उसके द्वारा कहीं ना कहीं कार्य क्या होंगे, श्रेष्ठ कार्य किए जाएंगे, कहीं ना कहीं श्रेष्ठ कार्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो निर्वहन करेगा। यानी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे काम करने का प्रयत्न करेगा। ऐसा नहीं कोई मान लीजिए आप में कोई अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाला व्यक्ति है तो हमेशा वो क्या करेगा, अच्छे कार्यों करने का प्रयत्न करेगा। ऐसा नहीं कि वो गलत कार्यों को करने का प्रयत्न करे। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था का ये भी आवश्यकता हो जाएगी। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा प्रशासन एक अच्छी शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान अच्छी अधिगम परिस्थिति या कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का होना बहुत आवश्यक है। तो इन्वायरमेंट तभी बेहतर होगा जब प्रशासनिक शैली के द्वारा ऐसी नीतियों का निर्धारण किया जाएगा जिससे कहीं ना कहीं अधिगम परिस्थितियां बेहतर बन सकें। किस प्रकार से विद्यालय का मैनेजमेंट होगा, किस प्रकार से कक्षाएं का आयोजन होगा, किस प्रकार से विद्यार्थी अनुशासन रहेंगे, शिक्षकों के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, विद्यार्थियों के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, विद्यालय के अन्य जो लोग हैं उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे। तो जो अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था होगा उसके द्वारा कहीं ना कहीं अधिगम परिस्थितियों का निर्माण किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छे प्रशासन तंत्र के माध्यम से बेहतर नियोजन का कार्य किया जा सकता है। नियोजन मैंने बताया वो तो प्लानिंग। तो एक अच्छा जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी उसके द्वारा ही बेहतर प्लानिंग की जा सकती है। प्लानिंग किसी भी चीज़ की सफलता का आधार कहीं ना कहीं हम लोगों की पूर्व में की गई तैयारी या प्लानिंग या प्री प्लानिंग बोल सकते हैं इसको, कि पूर्व में हम अगर मान लीजिए अगर हमें इस बीएड के माध्यम से, सॉरी डीएलएड के माध्यम से बेहतर अगर भविष्य में अगर जॉब प्राप्त करनी है या शिक्षक बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज डीएलएड कर लिया और लास्ट में आगे चल के आने वाले जो कंपटीशन है उसको उसी जगह में देखेंगे। तो एक बेहतर परफॉर्मेंस वो व्यक्ति कर पाएगा जो कहीं ना कहीं पहले से प्री प्लानिंग करके रखे कि इसके बाद का क्या स्टेप है, उसको हम लोग कैसे फॉलो करना है, और उसके आगे आने वाली जो परिस्थिति उस पर हमें किस प्रकार से कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। तो एक अच्छा प्रशासन तंत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं बेहतर नियोजन कार्य किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं शैक्षिक आयोजन के प्रकार की तरफ, या कहीं ना कहीं एजुकेशनल प्लानिंग, किस प्रकार से प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। तो लघुकालिक प्लानिंग, इसमें बात की गई हम लोग की लघुकालिक प्लानिंग या शॉर्ट टर्म प्लानिंग बोल सकते हैं। अब लघुकालिक प्लानिंग क्या होती है, शैक्षिक आयोजन के इस प्रकार में कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए नीतियों का निर्धारण किया जाता है। मान लीजिए 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए इस प्रकार के आयोजन को क्या बोलेंगे हम लोग, लघुकालिक। मान लीजिए कोई नियम बनाया कि 1 साल तक इस नियम को संपूर्ण क्षेत्र विशेष से मौजूद संस्थानों पर लागू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका 1 साल के बाद निष्कर्ष देख सकते हैं। तो लघुकालिक योजना, मान लीजिए जैसे अभी कई सारे तमाम तरह की एक्टिविटीज़ आती जाती हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है, कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से बेहतर कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को जांचा जा सके। तो लघुकालिक, शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए बनाई गई नीतियों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लघुकालिक आयोजन। अब बोलेंगे दीर्घकालिक आयोजन। दीर्घकालिक आयोजन का उद्देश्य क्या होता है, एक लंबे समय के लिए होता है, यानी कहीं ना कहीं ज़्यादा देरों तक होता है। तो दीर्घकालिक आयोजन हम लोग का ये हो जाएगा कि ऐसे नियमों को बनाना या ऐसे एक्टिविटीज़ का आयोजन कराना जो कहीं ना कहीं ज़्यादा समय तक के हों। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें व्यापक आयोजन यानी कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग। अब कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग का मतलब होता है किसी एक क्षेत्र तक सीमित ना रहकर विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करना, इस प्रकार के नियमों को बनाना। व्यापकता क्या होती है, कहीं ना कहीं प्रत्येक पक्ष पे कहीं ना कहीं ध्यान देना। मान लीजिए अब प्रशासन के अंतर्गत छात्र भी शामिल होंगे, शिक्षक भी शामिल होंगे, पाठ्यक्रम भी शामिल होगा, पाठ्यक्रम के साथ साथ क्या टीचिंग भी शामिल होगी, और साथ में से इंटरनल भी एग्जाम शामिल होंगे, एक्सटर्नल एग्जाम भी शामिल होंगे, वाइवा भी शामिल होगा, कई सारी, यह हर क्षेत्रों को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं नीतियों का निर्धारण करना। और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आयोजन, नेशनल एंड रीजनल प्लानिंग। अब
इसके अंतर्गत क्या हो सकता है कि नेशनल लेवल पर हमें क्या नीतियों का निर्धारण करना है और क्षेत्र लेवल पर क्या नीतियों का निर्धारण करना है। तो इसके अंदर इस प्रकार के आयोजन आ सकते हैं। और लास्ट हम लोग का होता है संस्थागत आयोजन या इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। अब इंस्टीट्यूशनल लेवल पर क्या प्लानिंग कराई जाएगी या इंस्टीट्यूशन लेवल पर किन किन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रकार मैंने बताए हुए, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो ये जो टॉपिक था हम लोगों का शैक्षिक प्रशासन या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे अब जानते हैं हम लोग कि कौन कौन से प्रश्न हम लोगों के एग्ज़ामों में, इसमें चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो या फिर हम लोगों का ये सेमेस्टर एग्जाम हो, कौन कौन सा प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो पहला प्रश्न जो इसमें सबसे पहला मिला देखने को मिल सकता है वो शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं या शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अर्थ बताया, अपनी भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न बन सकता है शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था को कितने कालखंडों में डिवाइड किया गया है। तो शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था को कितने कालखंडों में डिवाइड किया गया बताया मैंने आपको। नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत टेलर महोदय के द्वारा दिया गया। मैक्स वेबर के द्वारा कौन सा प्रशासन सिद्धांत दिया गया, नौकरशाही का सिद्धांत दिया गया। ये प्रश्न हम लोगों का बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है लूथर गुलिक के सूत्र का नाम लिखिए। लूथर गुलिक ने प्रशासनिक क्षेत्र में जो सूत्र दिया उसका क्या नाम है, या उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, या उन एलिमेंट्स में से कोई एक वर्ड आप मान लीजिए आपको ओ दे दिया या एस दे दिया, तो इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ओ का ऑर्गेनाइजिंग, संगठन करना, और एस का स्टाफिंग। ऑप्शनल प्रश्न भी बन सकता है आपका, एक नंबर का प्रश्न इसमें हम लोगों का बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न ये बन सकता है हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक कार्यों को कितने भागों में बांटा। तो हेनरी फ्योल ने कितने भागा, 5 भागों में बांटा। नेक्स्ट प्रश्न ये बन सकता है हम लोगों का शैक्षिक प्रशासन संबंधित कोई एक परिभाषा लिखिए। सबसे बेहतर यही होता है, किसी राइटर की लिखने से बेहतर है आप अपने अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ आप स्वयं से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। तो एक डेफिनेशन ये बन सकती है शैक्षिक प्रशासन की क्या आवश्यकता है, कोई 2 आवश्यकताओं का वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न हम लोग को बन सकता है। तो शैक्षिक प्रशासन की 2 आवश्यकताओं को आपस में से लिख सकते हैं, अपनी भाषा से बना के भी इसमें लिख सकते हैं। और भी बन सकता है कि शैक्षिक आयोजन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो कोई भी लिख सकते या किसी एक प्रकार का वर्णन करें। तो लघुकालिक, दीर्घकालिक, व्यापक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और संस्थागत आयोजन। तो इतने सारे ऐसे प्रश्न हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। कोई भी आपका पॉजिटिव फीडबैक हो या कोई भी आपको इसमें लगता है कि कोई त्रुटि रह गई हो या कुछ भी आपको लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं कि ताकि मैं और बेहतर से बेहतर ज़्यादा आपके सामने इसको लेके आ सकूं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।